हेलो गाइस, दिस इज श्रीगम सिद्धांत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के स्टडी को हम लोग कह देते हैं क्रायोस्कोपी। जैसा कि मैंने कहा था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के स्टडी को हम लोग कह देते हैं इबिलियोस्कोपी। इन द सेम वे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के स्टडी को हम लोग कह देते हैं क्रायोस्कोपी। इससे क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसके नाम पे इसका कांस्टेंट भी आने वाला है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे आया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, तो वो भी देखेंगे। तो वर्ड आपको दिमाग में होना चाहिए, क्रायोस्कोपी और इबिलियोस्कोपी। तो क्रायोस्कोपी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब अब अगर जरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को देखें तो इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, एंड आफ्टर दैट इसके बाद हम देखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं टी एफ से, ठीक है। एफ फॉर फ्रीजिंग, टी फॉर टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? तो तुम लोग पढ़े होगे 9th-10th लेवल पे, फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे आकर कोई भी लिक्विड सॉलिडिफाइड हो जाता है या सॉलिड में कन्वर्ट कर जाता है। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन दिस लेवल, हम लोग जिस लेवल में अभी काम कर रहे हैं उस लेवल पे इस डेफिनेशन से कुछ होने जाने वाला नहीं है, कि कुछ भी टेक्निकल वर्ड्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स हमारा हमेशा इस थ्योरी से कमजोरी हो जाएगा। तो हम लोग न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, तो हम लोगों के जो डेफिनेशंस होने चाहिए वो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स पर होने चाहिए। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? तो कहते हैं टेम्परेचर टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid becomes equal to its solid state is called freezing point। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखें इसको। मैंने क्या कहा? फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड का जो सॉलिड फॉर्म होगा उसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग, उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कह देंगे, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे ये होने वाला है, तो जिस टेम्परेचर पे ये सीन होगा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से बराबर हो गया है, उस टेम्परेचर को तुम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहोगे, ठीक है। यानी कि हम लोग एक बात कह सकते हैं क्या, कि फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर हो गया जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से बराबर हो गया, दैट्स ऑल। ये मेन बात याद रखनी है। एक बात और, अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से बराबर हो गया है, इसका मतलब है कि जो हमारा मैटर है अब वह ना सिर्फ लिक्विड स्टेट में है और ना ही वह सिर्फ सॉलिड स्टेट में है। इसका मतलब वह ड्यूअल स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, को एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको हम लोग ड्यूअल स्टेट भी कह देते हैं। और क्या कह सकते हैं? टेम्परेचर एट विच, इसका एक और डेफिनेशन में लिख देता हूँ, टेम्परेचर एट विच liquid and solid state of a matter coexist is called as freezing point, ठीक है बच्चों। तो ये भी याद रखनी है
कि फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर आकर किसी मैटर का सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों को एग्जिस्ट करने लगे। यानी कि यू कैन नॉट से कि भाई तुम सॉलिड हो और ना तुम कह सकते हो कि वह लिक्विड है। तो जब तुम उसे ना सिर्फ सॉलिड कह सको ना तुम उसे सिर्फ लिक्विड कह सको, यानी कि ड्यूअल स्टेट को एग्जिस्ट कर रहा है, डबल स्टेट है ना, तो डबल स्टेट को एग्जिस्ट करता है। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डबल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, डबल पॉइंट, इसको तुम डबल पॉइंट भी कह सकते हो। लेकिन डबल पॉइंट मतलब दो स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस डबल में कौन कौन दो लोग हैं, एक है लिक्विड और एक है सॉलिड, क्योंकि डबल स्टेट में कुछ भी हो सकता था ना, गैस भी हो सकता है। याद करो तुम लोग पढ़े हो अगर गैसीय स्टेट, तो वहाँ होता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों एग्जिस्ट करता है, साथ साथ एग्जिस्ट करता है, दैट इज ट्रिपल पॉइंट है ना। जब तुम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम स्टडी करते हो या फिर लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस स्टडी करते हो, तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है ट्रिपल पॉइंट के बारे में, है ना। और या फिर इक्विलिब्रिया का जो ग्राफ होता है उसमें भी ट्रिपल पॉइंट पढ़ाया जाता है, फेज डायग्राम जो होता है उसमें भी ट्रिपल पॉइंट पढ़ाया जाता है। तो आई थिंक कहीं भी आप पढ़े होंगे ज़रूर ट्रिपल पॉइंट को। तो ट्रिपल पॉइंट में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों एग्जिस्ट कर रहा है। इन द सेम वे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डबल पॉइंट है। लेकिन ये डबल में कौन से लोग हैं, गैस भी तो हो सकता था, नहीं, तो ये डबल में लिक्विड और सॉलिड वाले लोग हैं। तो किसी मैटर का लिक्विड और सॉलिड स्टेट जब एक साथ एग्जिस्ट करने लगे जिस टेम्परेचर पर, उसे हम लोग कह देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, दैट्स ऑल। और टेक्निकल बात, सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकल बात क्या हो गया, वेपर प्रेशर सॉलिड का लिक्विड के बराबर हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे ये होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझा दूं। जैसे मान लो बच्चों, जैसे दिस इज वेपर प्रेशर, दिस इज टेम्परेचर एक्सिस, और किसी लिक्विड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, ये किसी लिक्विड का कर्व है, ग्राफ है, वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये जो स्टेट है ये बता रहा है किसी लिक्विड के फ्रोजन स्टेट को। फ्रोजन, जैसे मान लो कोई सॉल्वेंट अगर लिख दें, क्योंकि अपने को सॉल्यूशन पढ़ना है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज द फ्रोजन स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि दिस इज फ्रोजन सॉल्वेंट, फ्रोजन सॉल्वेंट। यानी कि अगर मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं तो हमारा सॉल्वेंट यहाँ क्या हो चुका है, फ्रोजन स्टेट में है, यानी कि सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर देखो बढ़ता जा रहा है। और आफ्टर दिस पॉइंट ये जो है थोड़ा सा कर्व डिफर कर गया। तो ये जो है ये बता रहा है कि दिस इज सॉलिड फॉर्म एंड दिस इज लिक्विड फॉर्म, यानी कि दिस इज फ्रोजन सॉल्वेंट एंड दिस इज लिक्विड सॉल्वेंट, है ना, लिक्विड। दिस इज मेल्टेड सॉल्वेंट भी कह सकते हो, बट आई राइट, सिर्फ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट लिख देता हूँ मैं। तो तुम देख रहे होगे ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्राफ एंड यू हैव टू फाइंड इट। आपको याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो दिमाग में रखना है कि फ्रोजन सॉल्वेंट का जो कर्व होता है वो अलग जाता है और लिक्विड सॉल्वेंट का जो कर्व है अलग जाता है। अगर मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को देखूँ तो उसको एनालाइज करता हूँ, तो अगर मैं इस पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो बताओ कि सॉल्वेंट अभी किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। इस पॉइंट पे सॉलिड अभी सॉल्वेंट किस स्टेट में है, वो भी लिक्विड है। इस पॉइंट पे सॉल्वेंट लिक्विड है, इस पॉइंट पे भी सॉल्वेंट लिक्विड है, देखो लिक्विड सॉल्वेंट का एक कर्व चल रहा है। इस पॉइंट पे भी सॉल्वेंट लिक्विड है, इस पॉइंट पे सॉल्वेंट सॉलिडिफाइड है, इस पॉइंट पे सॉल्वेंट सॉलिडिफाइड है, इस पॉइंट पे सॉलिडिफाइड है, इस पॉइंट पे सॉलिड है वो। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो क्या है, तो देखो दिस पॉइंट इज कॉमन टू बोथ, ये जो पॉइंट है ये दोनों में कॉमन है। क्योंकि यह पॉइंट दोनों में कॉमन है तो मैं इस पॉइंट के लिए क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो पॉइंट है ये बताता है, ये डबल पॉइंट है।
ये क्या एक तरह का बच्चों, ये डबल पॉइंट है। क्या है? एक तरह का डबल पॉइंट, डबल पॉइंट, ठीक है, ये डबल पॉइंट है। और डबल पॉइंट में कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है इसमें, तो मैंने पहले लिख रखा है, ये लिक्विड और सॉलिड का डबल पॉइंट है। दिस इज द डबल पॉइंट, दिस इज द डबल पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। ये लिक्विड एंड सॉलिड का डबल पॉइंट है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डबल पॉइंट किसका है, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए डबल पॉइंट है, ये याद रखेंगे। एक तरह का डबल पॉइंट है ये। चूंकि ये डबल पॉइंट है तो डबल पॉइंट के बारे में मैंने बताया था, डबल पॉइंट जिस टेम्परेचर पे मुझे मिलेगा, है ना, तो किस टेम्परेचर पे मिल रहा है मुझे, इस टेम्परेचर पे। तो जिस टेम्परेचर पे मुझे डबल पॉइंट मिलेगा, दैट टेम्परेचर विल बी फ्रीजिंग पॉइंट। और चूंकि ये सॉल्वेंट के लिए बात हो रही थी, यानी कि प्योर लिक्विड है, यहाँ पे हम लोग कह देते हैं TF0, ठीक है। तो TF0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, पहली बात रही। या फिर ऐसे भी कह सकते थे, यह वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी सॉलिड का और उसी के लिक्विड का वेपर प्रेशर देखो बराबर हो रहा है। देखो अगर मैं इस एक्सिस को ऐसे मिला दूं तो ये वेपर प्रेशर किसका है, मैटर के सॉलिड स्टेट का है या मैटर के लिक्विड स्टेट का है, ठीक है। तो ये मैटर के सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के लिए सेम वेपर प्रेशर यहाँ पे है, यानी यह एक ऐसा वेपर प्रेशर है जो दोनों के लिए सेम हो रहा है। यानी कि इससे ऊपर चले जाएंगे तो वो फिर लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाएगा, और इससे नीचे आ गए तो वो सॉलिड का ही सिर्फ वेपर प्रेशर हो जाएगा। यानी कि इससे ऊपर सिर्फ लिक्विड का वेपर प्रेशर, इससे नीचे सिर्फ सॉलिड का वेपर प्रेशर, लेकिन इस पर किसी मैटर का सॉलिड और लिक्विड दोनों अपना वेपर प्रेशर शो कर रहा है, वो भी समान, सेम वेपर प्रेशर इज शोइंग ऑन दिस पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पर यह पॉइंट शो हो रहा है, यानी कि वह पॉइंट जहाँ पे दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो रहा है, तो यह कौन सा पॉइंट है, तो यह वही पॉइंट है जिसे तुम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हो। इज इट क्लियर? तो कोई तुमसे पूछे व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर आकर सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करने लगता है, डबल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ड्यूअल स्टेट एग्जिस्ट करने लगता है। या फिर टेक्निकल बोलें तो यह एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर आकर किसी मैटर का सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब हमने क्या करना है ये तो सॉल्वेंट की बात रही। अब मुझे तो पढ़ना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर हो चुका है, अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, डिप्रेशन यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट घटा होगा, तो देखते हैं कैसे डिप्रेशन होता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट किस तरह से डिक्रीज कर जाती है। तो सबसे पहले तो मुझे सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो अगर मान लो कोई सॉल्वेंट मुझे है, मान लो यही सॉल्वेंट है मेरे पास, और जैसे ही तुम इसमें कुछ सॉलिड सॉल्यूट डालोगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो मुझे यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूट मान लो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बच्चों, सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया। जैसे ही मैंने इस प्योर सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मैंने ऐड किया, इसका वेपर प्रेशर बहुत तेजी से घट गया। वेपर प्रेशर मान लो घट के यहाँ पहुँच गया, यानी कि जो अपना वेपर प्रेशर अभी हाई शो कर रहा था, जैसे मैंने इसको सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर गिर के यहाँ पहुँच गया। क्योंकि जैसे ही तुम सॉलिड डालते हो तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर जाती है, जिसके कारण वेपर प्रेशर गिर जाता है। इसके बारे में मैंने बात कर रखी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में डिटेल से, ठीक है। और आगे देखें तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड सॉल्यूट को जैसे ही हम लोग डालते हैं किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर बहुत तेजी से गिर जाता है। यानी कि जिस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अभी यहाँ था, उसी का वेपर प्रेशर यहाँ पहुँच गया जैसे ही तुमने सॉलिड सॉल्यूट को डाला। अब तुम क्या कर रहे हो, धीरे धीरे टेम्परेचर को गिरा रहे हो, कम कर रहे हो, धीरे 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 टेम्परेचर गिरा रहे हो। तो टेम्परेचर गिरा रहे हो तो वेपर प्रेशर घट रहा है। तो किसी भी सॉल्यूशन में वेपर कौन बना रहा है, तो वेपर बना रहा है उसका सॉल्वेंट। तो यानी कि वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट तुम क्या कर रहे हो, डिक्रीज करते जा रहे हो, डिक्रीज करते जा रहे हो। अब मान लो यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे तुम जैसे पहुँचोगे तो तुम इस पॉइंट पे क्या देखोगे कि यहाँ का जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट यानी कि यहाँ का जो सॉल्वेंट है
वो भी लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ का जो सॉल्वेंट है दिस इज सॉलिड स्टेट। यानी कि फिर से यह एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट के बीच एग्जिस्ट करने लगा। यानी कि यह एक ऐसा टेम्परेचर, यह टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर हो गया जिस टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूशन, कोई जो सॉल्यूशन था उसका लिक्विड स्टेट और फ्रोजन स्टेट को एग्जिस्ट करने लगे, सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट करने लगे। तो चूंकि तुम लोग जो वेपर प्रेशर निकालते हो किसी भी सॉल्यूशन का, वो किसका निकालते हो? सॉल्वेंट का ही निकालते हो। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कब? जब तुम्हारा सॉल्यूट सॉलिड हो। सॉल्यूट जब सॉलिड होता है तब वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का होता है उस सॉल्यूशन में, वही तो उस सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर कहलाता है। ये क्लियर है? इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो यहाँ पे तुम घटता हुआ देख रहे हो, इस सॉल्यूशन का भी घट रहा है। और सॉल्यूशन में तो किसका घट रहा है भाई? तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का घट रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डिक्रीजिंग, और इस पॉइंट पे आकर के वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है और वेपर प्रेशर जो सॉलिड का है दोनों बराबर हो गया। यानी कि दिस इज आवर लिक्विड सॉल्यूशन। और जो ये घट रहा है ना बच्चों, ये क्या घट रहा है? तो किसी को लग सकता है ना दिमाग के सर ये सॉल्यूशन है कहाँ, ये सॉल्वेंट है, दोनों को आप मिला दिए। तो वो तो मिलाना ही था, क्योंकि यहाँ जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के कारण ही डेवलप हो रहा है, और लिक्विड जो है अपना सॉल्वेंट है। तो चूंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट रहा है, और यहाँ भी तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ही घट रहा था, और ये सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट है। तो जिस तरह से यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट रहा है, उसी को हम लोग कह सकते हैं कि भाई सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट रहा है। और ये सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट तो है ही, तो ये है सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट इन सॉल्यूशन फॉर्म, और ये सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट। दोनों जिस टेम्परेचर पे मैच कर गया उस टेम्परेचर को हम लोग कह देंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो दिस इज, ये डिक्रीज कर रहा है। क्या डिक्रीज कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। या फिर वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है उसे हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी कह देते हैं, लेकिन हर जगह नहीं भाई। कब? जब अपना सॉल्यूट कैसा हो? सॉलिड हो। तो जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट होता है तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के बराबर हो जाता है। तो हम एक तरह से क्या कह सकते हैं भाई, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का घटते 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 क्या हो गया, लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट के बराबर हो गया। जिस टेम्परेचर पे बराबर हो गया दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये रही बात। अब यहाँ देखो, जब सॉल्वेंट तुम्हारा प्योर था तो फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट था, लेकिन जैसे ही तुमने सॉलिड सॉल्यूट उसमें घुला दिया, मतलब जैसे तुमने उसका सॉल्यूशन बना दिया, तो फ्रीजिंग पॉइंट शिफ्ट कर गया, डिक्रीज कर गया, है ना, घट गया। तो जितना से घट गया उसे हम लोग कह देते हैं डेल TF। तो डेल TF इज व्हाट? तो डेल TF इज द व्हाट? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में जितने से गिरावट हुई दैट इज कॉल्ड डेल TF। और इसी को तुम लोग पढ़ते हो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। रिमेंबर इट। अब थोड़ा सा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, ठीक है? अगर एग्जाम में ग्राफ बनाने को आता है ना, तो ये सब जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ना, जो जो डार्क लाइन मैंने दिखाया है उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो तो बस तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ बताया। चलो भाई, अब तुम लोगों को सिखाता हूँ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में कुछ बातें। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों डेल TF से, ठीक है बच्चों? अब याद करो, तुम लोग को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर तुमने वीडियो देखा है तो तुमको उसका डेफिनेशन अगर पता होगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो ऑन द सेम वे हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको कैसे, व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट is dissolved in a solvent,
its vapor pressure decreases as well as freezing point also decreases. And this decrement in freezing point is called depression of freezing point. शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो क्या कहा, जैसे किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घटने लगता है, साथ साथ फ्रीजिंग पॉइंट भी घटने लगता है। तो जितना से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है ना, उसे ही हम लोग डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट कह देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे डेल टी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज डेल टी एफ इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो हमें डिक्रीमेंट करना है तो हमेशा बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा कौन है यहाँ पे, टी एफ नॉट, छोटा कौन है, टी एफ। तो ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल नहीं याद रखना है, ठीक है बच्चों, ये डिक्रीमेंट है, ये चेंज नहीं है, ये डिफरेंस है। चाहे वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो, उस दोनों केस में हमेशा याद रखना बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटानी है, क्योंकि वहाँ पे इंक्रीमेंट था तो टी माइनस टी बी नॉट हो गया, और यहाँ पे डिक्रीमेंट है तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ होगा, यानी कि बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटानी है, आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। तो आप बगल में लिख लें इस चीज़ को, डेल टी एफ इज द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो लिखा हुआ ही है, टी एफ नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों, वेयर टी एफ नॉट इज इक्वल्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और टी एफ क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये रहा डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन। अब हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं रॉल्स लॉ। मैंने बताया था, फिर से रॉल्स लॉ आने वाला है। रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है, तो कहता है, जिस तरह से मैंने वहाँ पढ़ाया था तुम्हारे रॉल्स लॉ ऑफ ईबीपी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इन द सेम वे कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to the molality of the solution। सिंपल, इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी और प्रोपोर्शनलिटी को हटावे तो क्या कह सकते हैं, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो ये रहा अपना इक्वेशन, किसके हिसाब से, रॉल्स लॉ ऑफ डीएफपी के हिसाब से। तो रॉल्स लॉ ऑफ डीएफपी के हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब डेल टी एफ के अलग अलग फॉर्मेट देख लेते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स। और इसका देख लेते हैं पहले के एफ को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, वेयर के एफ
इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं सुन लो। तो जैसा कि के बी को मैंने कहा था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग कह देंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और क्या कह सकते हैं, केबी को मैंने कहा था एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसे मैं कह दूंगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फिर मैं कह रहा हूँ वहाँ मैंने पढ़ाया था उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसका नाम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग इसे डिफरेंट फॉर्मेट्स देख लें। डिफरेंट फॉर्मेट, तो पहला क्या हो गया, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू, अब इसी को मोलालिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं, के एफ इंटू ए इंटू 1000 बाय बी इंटू एम। तो यहाँ पे के एफ तो तुम जान ही गए क्या है, ए लिख सकते हो तुम लोग, ए इज़ द वेट ऑफ सोल्यूट, ग्राम में होना चाहिए, ए इज़ द वेट ऑफ सोल्यूट, बी इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट, लिख लो भाई, ए इज़ द वेट ऑफ सोल्यूट, बी इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट, और एम क्या है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, है ना, एम क्या है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट सोल्यूट दोनों सोल्यूट, और ये है सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, सब लिख लिए होंगे। अब इसी को मैं मोल फ्रैक्शन से भी जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो मोलालिटी जब है मोल फ्रैक्शन के टर्म में मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ बच्चों, दूसरा लिख सकता हूँ डेल टी एफ, क्या लिख सकता हूँ, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ये याद रखेंगे, मैंने ऐसे पिछले क्लास में डिस्कस किया था इसको, तो पिछले 2 क्लास ये सब चल रहा है, आरएलवीपी से ही मैं इसको बता रहा हूँ, याद रखने की बारी बातें हैं। क्या मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और तीसरी बात डेल टी एफ, तो हम लोग वेपर प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं, इसको तुम आर एल वी पी के टर्म में लिख सकते हो क्या, तो के एफ इंटू आर एल वी पी इंटू 1000 बाय 1 माइनस आर एल वी पी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम लोग आर एल वी पी के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद वेपर प्रेशर के टर्म में लिख दें डेल टी एफ बराबर के एफ, तो मोलालिटी को हम लोग वेपर प्रेशर के टर्म में लिखे थे, याद करो, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, सॉरी पी एस इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो गए, जैसे मान लो तुम्हें आर एल वी पी दिया हो और डेल टी एफ पूछ रहा हो किसी सॉल्यूशन का, तो मैं तुमको बताया था ना कि शुरुआत में ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो पहली क्लास हो रही थी, तो मैंने बताया था कि अगर आपको एक भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको दी गई हो तो आप दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आराम से निकाल सकते हैं। वही चीज़ें हैं, आर एल वी पी से डेल टी एफ निकाल सकते हैं, आर एल वी पी से आप क्या कह सकते हैं के बी डेल टी बी निकाल सकते हो। हम लोग के डेल टी एफ और डेल टी एफ और डेल टी बी के बीच में रिलेशन देखेंगे आगे। पहले कुछ बात कर रहा हूँ मैं, उसे क्लियर करता हूँ पहले। अब से बात करता हूँ मैं के एफ के बारे में। के एफ क्या है, तो जिस तरह से मैंने वहाँ पे के बी डिफाइन किया था, यहाँ पे मैं के एफ भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो तुमको पता है डेल टी एफ बराबर क्या होता है, तो डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, और व्हेन m इज इक्वल टू 1, यानी कि मोलालिटी सोल्यूशन का 1 हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं देन डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ। तो इसी को देखकर मैं डिफाइन कर सकता हूँ अलग अलग तरह से। जैसे मैं पहली बात कह सकता हूँ कि के एफ क्या है,
कि मोलल सॉल्यूशन का जो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड के एफ, है ना। तो मोलल सॉल्यूशन मतलब वन मोलल सॉल्यूशन, मोलालिटी वन को हम लोग कह सकते हैं मोलल सॉल्यूशन भी कहा जाता है, मोलल सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या कह सकते हैं के एफ के बारे में, पहला डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, इट इज द, क्या है ये, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज अ डिक्रीमेंट, इट इज अ डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन कहो या फिर वन मोलल सॉल्यूशन भी कहीं कहीं लिखा रहता है, वन मोलल, वन मोलल, वन मोलल सॉल्यूशन एक ही चीज़ है भाई, मोलल सॉल्यूशन कहो या वन मोलल सॉल्यूशन कहो एक ही सीन है। तो इट इज़ द डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर मोलल सॉल्यूशन या फिर वन मोलल सॉल्यूशन एक ही चीज़ है। अब वन मोलल कैसे बनता है, तो उसको तुम कह सकते हो ना कि 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सोल्यूट डाल दिया जाए तो दैट इज वन मोलल सोल्यूशन। तो उसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक और तरीका है डिफाइन करने का कि इट इज़ द डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट when 1 mole of solute is added या इज डिजॉल्व कर दो या कुछ भी करो, इज डिजॉल्व इन 1 kg और 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो 1 kg या फिर 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सोल्यूट डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट जितने से घट जाएगा उसे ही हम लोग के एफ कह देंगे। ये था। अब देख लेते हैं यूनिट ऑफ के एफ। तो जो यूनिट था के बी का वही हो जाएगा यूनिट ऑफ के एफ। के एफ के बारे में दूसरी पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, दूसरा पॉइंट यूनिट। तो तुमको पता है कि के एफ बराबर क्या ले सकते हो तुम लोग, के एफ इज इक्वल्स टू डेल टी एफ बाय एम। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कैल्विन पर मोलल कह सकते हैं इसको, या फिर कैल्विन, के फॉर कैल्विन है, कैल्विन मोल और केजी का, मोल पर केजी का इन्वर्स, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कैल्विन केजी पर मोल, दैट इज कैल्विन केजी पर मोल। यानी कि जो जो वहाँ मैंने बताया था ना तुम्हारे क्या कहते हैं केबी के लिए, वो सारी यूनिट यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट हो गए। डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, तो डिग्री सेल्सियस पर मोलल भी कह सकते हो, या फिर डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल भी कह सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस है ये, डेल टी एफ क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस में चाहे कैल्विन में निकालो, कैल्विन के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस निकालो, या फिर डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस निकाल लो, दोनों डिफरेंस सेम ही होते हैं। तो डिफरेंस ऑफ कैल्विन एंड डिग्री सेल्सियस सेम होते हैं, है ना। अगला पॉइंट, तो अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट के एफ के बारे में मैं कहूँ तो के एफ जो है, जिस तरह से मैंने बताया था के बी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट, उसी तरह से के एफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा पॉइंट, के एफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ, के एफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको कैलकुलेट कैसे किया सकता है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो तुम लोग को बताया था, एक तो हो गया तुम्हारा, एक तो तुम लोग रॉल्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो के एफ का फॉर्मूला एक हो सकता है तुम्हारा क्या, कि आप लिख दो के एफ बराबर डेल टी एफ बाय एम। एक तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ऑफ डी एफ पी, एक तो ये सीन है। और एक तुम कर सकते हो क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, के एफ इज टू आर टी स्क्वायर बाय 1000 LF। तो इस तरह का फॉर्मूला मैंने
ई बीपी में भी सिखाया था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी सिखाया था। लेकिन इस फॉर्मूला को लगाओगे कब? जब एल एफ किस में दिया हो? पर ग्राम में दिया हो। यानी कि वेयर व्हाट इज एल एफ? एल एफ इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे बच्चों एल एफ की जगह पे कहीं कहीं पे तुमको डेल एच फ्यूजन भी लिखा रह सकता है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और सबसे बड़ी बात जो इसकी यूनिट होनी चाहिए वो किस में होना चाहिए? इन जो भी है एनर्जी का यूनिट जो भी हो, एनर्जी पर ग्राम में होनी चाहिए यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है। अब एनर्जी जैसे मान लो तो क्या हो सकता है, ऐसे मान लो हो गया कैलोरी पर ग्राम, तो आर की वैल्यू क्या लेनी है? 2 लेनी है। अगर लिख दिया जूल पर ग्राम तो आर की वैल्यू 8.314 लेनी है। और आर की वैल्यू हो गई मान लो लीटर एटमॉस्फेयर में, जो कि बहुत कम होता है। तो एनर्जी की वैल्यू अगर लीटर एटमॉस्फेयर में आ जाए तो आर की वैल्यू भी लीटर एटमॉस्फेयर में लेनी होगी। अब पीछे पर ग्राम ही चलने वाला है, तीनों पर ग्राम ही रहेगा, पर ग्राम होना चाहिए, पर मोल नहीं होना चाहिए, पर ग्राम। तो एल एफ या डेल एच फ्यूजन, तो जनरली एल एफ जो अगर देगा ना तो वो पर ग्राम में देगा, लेकिन अगर डेल एच फ्यूजन आपको दे देगा तो वो पर मोल में देगा। तो पर मोल को अगर पर ग्राम बनाना पड़ेगा तो आपको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ जाएगा, ठीक है, किसको? जो गिवन वैल्यू होगा, या फिर इस पूरे वैल्यू को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों की बात है। तो पर ग्राम में ये सारी बातें बता रहा हूँ। तो आर की वैल्यू जो होगी वो इस पर डिपेंड करेगी आगे क्या ले रहे हो, यानी कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, आर यहाँ पे टी क्या है? टी इज द टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट, ये याद रखेंगे। और आर क्या हो जानी है? तो आर की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं जब कैलोरी पर मोल पर कैल्विन हो। आर की वैल्यू 8.314 ले सकते हैं जब जूल पर मोल पर कैल्विन हो। और आर की वैल्यू आप 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर भी ले सकते हो पर मोल पर कैल्विन, ठीक है। अब दो ध्यान से मेरी बात को सुनो, इस फॉर्मूला को लगाना में क्या आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहले ये देखना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर डेलस फ्यूजन क्या पर ग्राम में दिया गया है। अगर पर ग्राम में दिया है तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला काम कर जाएगा, ठीक है। और फिर देखना है कि भाई जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या डेलस फ्यूजन है वो किस यूनिट में दिया है। कैलोरी में दिया है तो आर का मान 2 ले लोगे, जूल में दिया है तो आर का मान 8.314 ले लोगे, और लीटर एटीएम में दिया है तो आर का मान 0.0821 ले लेना है तुम्हें, इस बात को याद रखिएगा। और पर ग्राम तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर पर ग्राम के जगह पे पर मोल हो गया और बाकी सब सीन ठीक ही है, सब कुछ ठीक है, बस यहाँ पे पर मोल हो गया, तो कह सकते हैं इफ एल भी सॉरी एल एफ और डेलस फ्यूजन इन एनर्जी पर मोल में दे दे तो क्या करोगे? कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो के एफ इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं? एम आर टी स्क्वायर बाय 1000 एल एफ, ये फॉर्मूला लगा देनी है। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब एल एफ की वैल्यू या फिर जब एल एफ की वैल्यू या फिर डेलस फ्यूजन की वैल्यू किसमें हो? एनर्जी पर मोल में हो। ये मोल इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दिख गया कि भाई एल एफ पर मोल में दिया है तो फॉर्मूला ये लग गया, एम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि तुम तो सॉल्वेंट की ही के एफ निकाल रहे हो ना। तो एम इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें क्या पता चल गया ना, एल एफ पता चल गया कि किस यूनिट में। अगर पर मोल में है तो आपको एम आर टी स्क्वायर बाय 1000 एल एफ लिखना है, और अगर पर ग्राम में होगा तो आर टी स्क्वायर बाय 1000 एल एफ लिखना है। बस ध्यान रखना है आर का मान रखते समय, फिर आर का मान क्या होगा? तो एल एफ का मान अगर कैलोरी में दिया है तो आर का मान 2 रहेगा, एल एफ का मान जूल में दिया है तो 8.314 आर का मान हो जाएगा, और एल एफ का मान अगर लीटर एटीएम में दिया है तो आर का मान 0.0821 हो जाएगा। तो जैसा होगा यूनिट एनर्जी का वैसा ही आपको आर का मान लेना है, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन के बी एंड के एफ, तो देख लें। रिलेशन बिटवीन के बी एंड के एफ,
ठीक है, इस मैंने कहा था कि आप किसी भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। तो आर एल वी पी से आर एल वी पी पता है तो आपको डेल टी बी डेल टी एफ को तो पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों के लिए फॉर्मूला को रिलेट कर रखा है। अब अगर डेल टी बी पता है तो क्या डेल टी एफ निकाल सकते हो, इस तरह की बातें भी कर सकते हैं हम लोग। तो लिखें, तो क्या होता है तुम लोग को पता होगा, डेल टी बी इज इक्वल टू होता है के बी इंटू एम, और उसी सॉल्यूशन के लिए अगर मैं डेल टी एफ लिखूँ, एंड डेल टी एफ इज इक्वल टू, जस्ट आज पढ़ाया मैंने, अभी पढ़ाया मैंने, के एफ इंटू एम। ठीक है, अब अगर इसे इक्वेशन मान लो 1, इसे मान लो इक्वेशन 2, तो हम लोग कह सकते हैं 1/2 कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं क्या बच्चों, डेल टी बी बाय डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के बी एम बाय के एफ एम, है ना, एम एम कट जानी है, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया क्या, दैट इज डेल टी बी और डेल टी एफ का जो रेशियो होता है वो उसके के बी और के एफ के रेशियो के बराबर होता है। दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपको डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया गया हो तो आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हो बहुत आराम से। बस आपको पता होना चाहिए दोनों लिक्विड का के बी और मतलब लिक्विड का के बी और के एफ, यहाँ तो एक ही लिक्विड है ना, एक ही सॉल्वेंट के लिए काम हो रहा है, ये एक ही सॉल्वेंट के लिए काम हो रहा है, तो आप बस क्या करें, के बी और के एफ का रेशियो निकाल लें। ठीक है, इसका एक टर्म होता है मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जैसे मैंने तुम लोग को पढ़ाया था मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, लिख लें, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो जैसा कि मैंने बताया था मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट में कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में एक मोल सॉल्यूट डालने पर जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो बस यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देंगे फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों सेम ही होनी है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि डिप्रेशन, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है, इट इज़ द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ freezing point when 1 mole of solute is dissolved in 100 ग्राम। अगर 1000 लेंगे तो फिर ये के बी हो जाएगा, सॉरी के एफ हो जाएगा, वो हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे 100 ग्राम लिया जा रहा है, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में रिलेशन निकाल सकते हो तुम। तो मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, के इंटू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि के इंटू के एफ, 10 इंटू के एफ। तो 10 इंटू के एफ कह सकते हैं, 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने देखा कि डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में जो सबसे पहली बात हम लोगों ने देखी, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में दिमाग में रखिएगा, यह वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे आके किसी भी मैटर का सॉलिड और लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट करने लगे, यानी कि वेपर प्रेशर दोनों का बराबर हो जाए, है ना। उसके बाद फिर मैंने बताया डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर घट जाता है जैसे ही आप क्या करते हो, किसी सॉल्वेंट में आप किसी सॉलिड सॉल्यूट को डालते हो तो वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट हो जाता है। तो उसी डिक्रीमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट कह देते हैं। उसके बाद मैंने फिर बताया के एफ के बारे में, के एफ इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, और उसे निकालने का एक तरीका था RT² / 1000 LF। लेकिन ये कब था, जब LF पर ग्राम में हो, और फिर अगर पर मोल में रहे तो RT² / 1000 MRT² / 1000 LF हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और दिस इज़ इनफ फॉर द डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए, क्योंकि अगर दिक्कत होगा तो आगे न्यूमेरिकल में काफ़ी दिक्कत होनी है बच्चों। अगली जो लेक्चर होने वाली है उसमें मैं करने क्या वाला हूँ, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ
ईबीपी पे भी यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे भी और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे भी। तो दोनों लेक्चर को आप यानी कि इस लेक्चर को और इसके पीछे वाले लेक्चर को यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को दोनों को अच्छे से पढ़िए। और उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।